स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है C3 साइकिल। C3 साइकिल फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन का पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के बारे में सबसे पहले ब्लैकमैन ने 1905 में ये बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशीय अभिक्रिया भी होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश यानी डार्क रिएक्शन, जिसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकाश संश्लेषण की इस अवस्था को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैकमैन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और इसे सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। वाई सिंथेटिक फेज? सिंथेटिक फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हेक्सोस शर्करा का या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये वो अवस्था है जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होती है, जबकि लाइट रिएक्शन जो होती है वो थाइलेकॉइड्स, ग्रेना रीजन में, थाइलेकॉइड्स में होती है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा रीजन में पाई जाती है। ब्लैकमैन के बाद केल्विन और कोवर्कर, केल्विन और उनके साथियों में शामिल थे बेंसन और बैशम। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के बारे में, स्वांगीकरण के बारे में बताया, और उसके लिए उन्होंने कार्बन ट्रेसर टेक्निक का इस्तेमाल किया। कार्बन ट्रेसर टेक्निक क्या कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल कर दिया, है ना, एक रेडियो एक्टिव उसको बना दिया। रेडियो एक्टिव बनाने का क्या जो उनको एडवांटेज मिला कि जब पूरा पाथवे उन्होंने डिस्क्राइब किया तो जहाँ जहाँ कार्बन थी वो सब लेबल्ड थी, जिससे आसानी से उस कंपाउंड के बारे में पता लगाया जा सका। तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन या प्रकाश संश्लेषण के कार्बन पथ की खोज की, जिसके लिए बाद में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। केल्विन ने और उनके सहयोगियों ने जो अपना कार्य किया था वो क्लोरेला और सैंडेस्मस एल्गी पर किया। ये एक्वेटिक एल्गी थे, यूनिसेलुलर थे, इनका क्लोरोप्लास्ट बड़ा था और ये क्लोरोफाइसी के सदस्य थे। अब क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे बनता है, किस शैवाल पर काम किया? तो आप क्लोरेला या सैंडेस्मस नाम ले सकते हैं। कई बुक्स के अंदर केवल क्लोरेला लिखा होता है, तो जो भी आप नाम लिखेंगे वो सही माना जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इन शैवालों को ही क्यों चुना? इन शैवालों को चुनने का उनका जो रीज़न था वो ये था कि इनमें तेज़ी से वृद्धि होती थी और इनकी शुद्ध कॉलोनीज़ जो थी कल्चर मीडियम में प्राप्त होती थी, तो ये फास्ट ग्रोथ होती थी इनकी। दूसरा, ये यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकीय थे, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं था इसमें, और सिंगल क्लोरोप्लास्ट इसमें मिलता था। जब यूनिसेलुलर है तो सिंगल क्लोरोप्लास्ट इसमें मिलता था, और इसके क्लोरोप्लास्ट जो है वो हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट की तरह होता है। इनको बहुत ही इजीली कल्चर किया जा सकता है कल्चर मीडियम के अंदर, और इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो सिमिलर टू हायर प्लांट, जैसे कि अभी मैंने बताया इनका क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिमिलर टू हायर प्लांट्स था। तो ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। तो यहाँ तीनों क्वेश्चन होते हैं। कार्बन ट्रेसर टेक्निक किसने की? केल्विन और कोवर्कर्स ने, मतलब बेंसन एंड बैशम ने साथ में मिलकर किस एल्गी पे काम किया? क्लोरेला और सैंडेस्मस पर, जो कि क्लोरोफाइसी के एल्गी थी। और क्यों ये इस एल्गी को चुना, उसके ये कारण है। केल्विन साइकिल ने जब कार्बन डाइऑक्साइड के परिपथ की डार्क रिएक्शन में खोज की तो उस खोज को C3 साइकिल कहा गया। C3 साइकिल इसलिए कहा गया क्योंकि उसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन कंपाउंड था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
ठीक है, इसे PGA इन शॉर्ट कहते हैं। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था स्टेबल प्रोडक्ट, इसलिए ये C3 साइकिल कहलाई। और चूंकि C3 साइकिल जिन पौधों में मिलती है उन्हें कहा गया C3 प्लांट्स। इस साइकिल को चूंकि केल्विन ने खोजा था इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। साथ में इसको PCR साइकिल, पेंटोज कार्बन रिडक्टेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोक्सिलेशन में जो जो राइबुलोज 5-फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड यूज होता है पेंटोज कार्बन, इसलिए इसका नाम पड़ा। और उसी को दूसरे रूप में हम कहते हैं रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो पेंटोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करता है और रिडक्शन का रिड्यूस होता है। अब इस पूरे कार्य के लिए, इस पूरी साइकिल के लिए, इस पूरे पाथवे को, परिपथ को खोजने के लिए केल्विन को अपने साथियों के साथ, किनके साथ, बेंसम और बैशम के साथ नोबेल प्राइज दिया गया 1961 में। तो दिस इज ऑल्सो ए शॉर्ट क्वेश्चन। C3 साइकिल के ये स्टेप्स होते हैं डिफरेंट, जो 4 स्टेप्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम इस पूरी साइकिल को पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो कार्बोक्सिलीकरण या कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, इंग्लिश में हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन और फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है रूबिस्को एंजाइम के द्वारा, अभी मैं आगे आपको बताती हूँ उसको। फिर इसको फिक्स करने के बाद PGA का निर्माण होता है। फिर इस PGA का अपचयन होना, यानी सेकेंड स्टेप है उस PGA को अपचयन होना। अपचयन होगा NADPH2 के द्वारा। फिर पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा और थर्ड स्टेप आएगा जिसमें एक हेक्सोस शुगर का निर्माण होगा, एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, एक अणु कार्बोहाइड्रेट का बनेगा। और लास्ट में वापस जहाँ से साइकिल शुरू होती है राइबुलोज 5-फॉस्फेट से, वापस उसका रीजनरेशन या पुनरुद्भवन हो जाएगा। 4 स्टेप में हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलीकरण, PGA का अपचयन, शर्करा का निर्माण और राइबुलोज 5-फॉस्फेट का पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। अब ये जो पूरे 4 स्टेप्स जो हैं, ये चारों जो स्टेप हैं, इसका जो परिपथ है या पाथवे है उसको मैं आपको समझाती हूँ। ये C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल, राइबुलोज 5-फॉस्फेट, PCR मैंने आपको बताया था ना, पेंटोज कार्बन रिडक्टेज साइकिल भी इसको कहते हैं, क्योंकि 5 कार्बन कंपाउंड से ये शुरू हो रही है और ये आगे चलकर इसका रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर कर रही है। तो सबसे पहले राइबुलोज 5-फॉस्फेट, राइबुलोज 5-फॉस्फेट 6 ATP लेकर राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को एक्चुअली हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ राइबुलोज 5-फॉस्फेट। कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर? 6 मॉलिक्यूल इसके यूज़ हो रहे हैं। तो 6 ATP चाहिए, ये फॉस्फेट ले रहा है इस ATP से, तो 1,5-डाइफॉस्फेट का निर्माण कर रहा है। और 6 ADP यानी डाइफॉस्फेट, 6 फॉस्फेट यहाँ चले गए तो ये ADP बन गया। एंजाइम जैसा कि मैंने कहा फॉस्फोपेंटोकाइनेज। ATP जहाँ पर भी यूज़ होता है, जब मैं एंजाइम आपको आगे पढ़ाऊंगी तो ये बताऊंगी, जहाँ पर भी ATP यानी एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक्स की बात हो रही है, तो काइनेज एंजाइम हमेशा काम आते हैं। अब आप देखेंगे आगे जो एक्चुअल फर्स्ट स्टेप जो है, अभी मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टार्ट होगी राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट से। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन हुआ? राइबुलोज 1,5-डाइफॉस्फेट। तो ये भी एक नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। तो 6 मॉलिक्यूल इसके हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के निर्माण में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। एंजाइम यहाँ पर है रूबिस्को, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज।
ये भी एक नंबर का एक क्वेश्चन है। इसको जो रूबिस्को एंजाइम है इसकी डुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के अंदर कार्बोक्सिलेशन का कार्य करता है और ऑक्सीजन की अधिकता में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है। या ऑक्सीजन जब ज़्यादा हो जाती है, फोटो रेस्पिरेशन की जब क्रिया होती है जब, तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। ये आगे मैं आपको जब फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है वो राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट है, नॉट राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ओके, ये ध्यान रखिएगा, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। अब रूबिस्को एंजाइम जो है वो उसने इस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन कर दिया। अब यहाँ पर बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया था PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसीलिए ये साइकिल C3 साइकिल कहलाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो ये बनता है। तो ये PGA कितने मॉलिक्यूल बने इसके? 12 मॉलिक्यूल्स। ओके, 6 यहाँ पर 6 कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और टोटल 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए यहाँ पर इसके 12 मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कार्बोक्सिलेशन। ठीक, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप आता है रिडक्शन ऑफ PGA। अब ये जो PGA बना इसका अपचयन होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये PGA के जो 12 मॉलिक्यूल्स हैं, अब 12 ATP के द्वारा फॉस्फेट ले रहे हैं ये भी यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उस पर काम कर रहा है, ATP यूज़ हो रहा है, तो कौन सा एंजाइम हुआ? काइनेज एंजाइम हुआ। फॉस्फेट यूज़ हो गए 12 मॉलिक्यूल्स PGA में, तो डाई फॉस्फेट का निर्माण हो गया। ट्राई की जगह ट्राई फॉस्फेट की जगह ये डाई फॉस्फेट हो गया, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट बन गए 12। अब किस प्रोडक्ट का निर्माण होता है? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 PGA, है ना। तो कितने मॉलिक्यूल इसके बने? 12 यहाँ थे, इसके भी 12 मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो गया। राइट, अब ये स्टेप आगे आएगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिडक्शन ऑफ PGA का रिडक्शन। एक्चुअली जो रिडक्शन है वो यहाँ शुरू होगा। यहाँ पर 12 NADPS2 का निर्माण लाइट रिएक्शन में होता है। इसी तरह ATP का निर्माण भी लाइट रिएक्शन में हुआ था। तो ये लाइट रिएक्शन में, ये भी मैंने बताया था, फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया में इसका निर्माण हुआ था। 3 ATP बने थे और 2 NADPS2 का निर्माण हुआ था, और वो दोनों ही यहाँ पर डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल में काम आ रहे हैं। तो 12 NADPS2 यूज़ होंगे क्योंकि 12 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं। एंजाइम जो काम आएगा वो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है इसका। डिहाइड्रोजिनेज की क्रिया क्या होगी? हाइड्रोजन का निकलना। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसको लेगा और इस तरह 3 फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड एल्डिहाइड का निर्माण होगा, जिसे हम कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। इन शॉर्ट में हम इसको कहते हैं GAP। GAP के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 12 मॉलिक्यूल्स। 12 मॉलिक्यूल्स GAP का निर्माण यहाँ पर हो गया। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है? रिडक्शन ऑफ PGA, क्योंकि PGA का रिडक्शन किस में हो गया? GAP में। तो यहाँ पे GAP में इसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जब मैंने आपको लाइट रिएक्शन के बारे में, लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन बताया था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बताया था, तो 3 ATP और 2 NADPS2 का निर्माण बताया था। ठीक है, तो 3 ADP और 2 NADPS2 अब यहाँ पर C3 साइकिल में यानी डार्क रिएक्शन में काम आ रहे हैं। ठीक है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए एक हेक्सो शुगर बनाने के लिए? 6। ठीक है, अब यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल सब यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, जबकि ATP जो बनी थी वो 3 ATP थी सिंगल साइकिल में। सिंगल साइक्लिक और नॉन साइक्लिक यानी फॉस्फोरिलीकरण के अंदर 3 ATP का निर्माण हुआ था एक साइकिल में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल्स।
तो एक मॉलिक्यूल के लिए आवश्यकता पड़ती है 3 एटीपी की। तो 6 मॉलिक्यूल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का अपचयित करने के लिए टोटल कितने 6 टाइम्स वो साइकिल चलेगी। फॉस्फोराइलेशन की साइकिल में 3 एटीपी का निर्माण हुआ, तो 3 एटीपी एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के लिए है। लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए? 6, जिसका मतलब वो साइकिल 6 बार चलेगी। तो 3 × 6 यानी 18 एटीपी का वहाँ पर निर्माण होगा। यानी जब जैसे ही हेक्सोस शुगर का निर्माण होना है तो वो फॉस्फोराइलेशन की साइकिल को 6 टाइम्स जब कंप्लीट होगी तब जाके वो डार्क रिएक्शन में एटीपी यूज़ होगा। तो इस तरह से 6 एटीपी यहाँ पे और 12 एटीपी यहाँ पे, तो टोटल 12 + 6 12 और 6 मिलकर 18 एटीपी होगा। ठीक है। इसी तरह वहाँ पर 2 NADPS2 का निर्माण हुआ था, तो 6 बार साइकिल चल रही है, तो 6 × 2 = 12, तो 12 NADPS2 यहाँ पर हुए। समझ में आ गया। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 एटीपी और 2 NADPS2 चाहिए, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 18 एटीपी और 12 NADPS2 निर्माण होता है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ तक आपको बता दिया GAP का निर्माण हो गया। अब आगे चल के क्या होगा, ये GAP के 12 मॉलिक्यूल्स पूरी साइकिल में आगे काम आएंगे। अब हम इसको यहाँ से लेते हैं। अब थर्ड स्टेप आनी है। थर्ड स्टेप कौन सी है? सिंथेसिस ऑफ हेक्सोस शुगर, हेक्सोस शुगर का संश्लेषण। तो हेक्सोस शुगर का संश्लेषण कहाँ से शुरू हो रहा है? GAP से। ठीक है, तो GAP से ये शुरू हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 12 मॉलिक्यूल्स के लिए, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। 12 मॉलिक्यूल्स में से 5 मॉलिक्यूल GAP के कन्वर्ट हो जाते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। एल्डोलेज एंजाइम यहाँ काम आता है, तो ये डाईहाइड्रोसिन एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल थे? 5 मॉलिक्यूल GAP के। तो निर्माण किसका हुआ? 5 मॉलिक्यूल DHAP, हम इनको शॉर्ट में कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण हो गया। अब आप यहाँ देखें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसके 5 मॉलिक्यूल्स बने थे, 3 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ काम आ रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। तो हम पहले ये वाला स्टेप ले रहे हैं, शुगर निर्माण वाला। तो आप डाइऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 5 में से 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, और साथ में 3 मॉलिक्यूल किसके? GAP के, ये GAP के। फिर दोहराती हूँ मैं, GAP के 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ यूज़ हो गए और 3 मॉलिक्यूल यहाँ यूज़ हो रहे हैं। टोटल 12 में से 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज़ हो गए। दोनों मिलके 3 मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। 3 मॉलिक्यूल इसके बन गए, 3 मिलके 6 और 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके बन गए। अब ये फ्रक्टोज डाईफॉस्फेट है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो इसके कुछ निकल जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण होता है और एंजाइम काम आता है फास्फेटेज। कितने मॉलिक्यूल बन गए? 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आइसोमेरिक चेंज है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक मॉलिक्यूल बाद में आगे चलकर हेक्सोस शुगर के अंदर बन गया। तो ये स्टेप हम कौन सी पढ़ रहे थे? सिंथेसिस ऑफ हेक्सोस शुगर, राइट। तो इस तरह रिडक्शन ऑफ PGA के बाद किसका निर्माण हुआ? सिंथेसिस ऑफ हेक्सोस शुगर का, है ना। अब आप यहाँ पर वापस आइए। 5 मॉलिक्यूल में से जो 5 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बने थे उसमें से 3 यहाँ पर यूज हुए, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल अब आगे चल के यहाँ पर यूज होंगे। ठीक, तो ये प्रोसेस जहाँ पर सिंथेसिस ऑफ हेक्सोस शुगर हुआ था
सिंथेसिस ऑफ हेक्सोस शुगर के बाद जो स्टेप शुरू होगा वो पूरे का पूरा आगे चल के इस तरह से पाथवे चलेगा और रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट हो जाएगा। तो पूरा C3 साइकिल क्यों हो रहा है? क्योंकि एक हेक्सोस शुगर का निर्माण होना है। हो गया। अब हम आगे चलते हैं रीजनरेशन में। तो 3 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के 2 यहाँ पर हैं, एक मॉलिक्यूल ने शुगर का निर्माण कर दिया, 2 मॉलिक्यूल इस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के, अब 2 मॉलिक्यूल GAP के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, 12 मॉलिक्यूल थे, 5 इधर यूज़ हो गए GAP के, 3 इधर यूज़ हो गए, 5 और 3 8 इधर हो गए और 2 यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, टोटल 10 अभी तक यूज़ हो गए। तो ये दोनों मिलकर ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में थायमिन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीज की उपस्थिति में, जो कि एक एक्टिवेटर का काम करते हैं इस एंजाइम के लिए, ये निर्माण कर देगा इरीथ्रोज 4-फॉस्फेट और जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। 4 और 5 9, ठीक है, यहाँ पर 6 और ये 3 9 हुए। 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनते हैं। तो एक 4 कार्बन का हो जाता है, एक 5 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन कंपाउंड है इरीथ्रोज 4-फॉस्फेट और 5 कार्बन कंपाउंड है जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। यहाँ पर 6 और 3 9 थे, 6 फ्रक्टोज 6 और ये GAP था 3 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होता है, ये जो डाइहाइड्रोक्सिड फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल हैं वो इस 2 मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करते हैं इरीथ्रोज 4-फॉस्फेट। एंजाइम काम आता है ट्रांस एल्डोलेज और निर्माण होता है सीडोहेप्ट्यूलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का। 1,7 यानी ये कंपाउंड 7 कार्बन कंपाउंड है। 7 ही होगा, क्यों? क्योंकि इरीथ्रोज 4 कार्बन कंपाउंड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है। 4 और 3 7, तो 7 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर निर्माण हो गया। अब 2 मॉलिक्यूल ये फास्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक हर कार्बन से एक फॉस्फेट निकाल देंगे, तो ये 7 फर्स्ट पोजीशन से अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल देगा तो 7 पोजीशन पे रह जाएगा और इस तरह सूडोहेप्ट्यूलोज 7 फॉस्फेट का निर्माण होता है। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट जो 2 मॉलिक्यूल GAP के बचे थे वो काम आएंगे। 12 मॉलिक्यूल, 12 में से 5 यहाँ यूज़ हुए, 3 यहाँ हुए, 8, 2 यहाँ यूज़ हो गए, 10, अब 2 यहाँ यूज़ हो रहे हैं, 12। तो इस तरह से पूरा GAP यहाँ पर यूज़ हो जाता है। तो 7 और GAP कितना होता है? 3 कार्बन कंपाउंड, तो 7 और 3 10। तो इस तरह राइबोज 5-फॉस्फेट और जाइलुलोज 5-फॉस्फेट यानी 5-5 के 2 कंपाउंड्स का 5-5 कार्बन के 2 कंपाउंड्स का निर्माण हो गया। कितने मॉलिक्यूल बने? 2-2, दोनों के 2-2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। तो अब 5 यहाँ बने, 5 कार्बन यहाँ बने। अब ये वाला जो जाइलुलोज है, यहाँ जो बना था इरीथ्रोज 4-फॉस्फेट और जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, इरीथ्रोज तो यहाँ यूज़ हो गया और ये जाइलुलोज अब यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जाइलुलोज का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। तो अब ये क्या, 5 कार्बन राइबोज के, 5 जाइलुलोज के और फिर एक और जाइलुलोज, 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके। सो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 6 मॉलिक्यूल्स। कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड। तो रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट। राइबोलोज 5-फॉस्फेट यानी जो लास्ट स्टेप है केल्विन साइकिल का, वो यहाँ पर होता है। फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ यूज़ होता है और 2-2-2 यानी टोटल 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और 5 कार्बन कंपाउंड है तीनों ही। तो इस तरह से राइबोलोज 5-फॉस्फेट का रीजनरेशन या पुनरुद्भवन हो जाता है। ठीक है, तो केल्विन साइकिल किस लिए होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होना है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ यूज़ हो रही है, उसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और वो यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रही है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का या हेक्सोस शुगर का यहाँ निर्माण हो जाता है तो वापस राइबोलोज 5-फॉस्फेट का रीजनरेशन हो जाता है। तो इस तरह ये पूरी साइकिल
बड़ी साइकिल है, एक फुल क्वेश्चन के रूप में, ऐसे टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। कुछ छोटे क्वेश्चन बनते हैं। छोटे क्वेश्चन कौन से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मेन एंजाइम जो कार्बोक्सिलेशन में काम आता है उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। जैसा कि मैंने बताया इसकी डुअल एक्टिविटी है, ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी करता है और ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी करता है। तो इस तरह ये केल्विन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसका पीडीएफ में आपके ग्रुप में भेज दूँगी, इस साइकिल का पूरा पीडीएफ ग्रुप में भेज दूँगी, जिसको कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह C3 साइकिल यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू।